अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। और पिछली वीडियो की हद तक आप लोग जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और क्लाइमेट चेंज, इसका जो लिंक है उसको आप लोग सही से समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक फाउंडेशन की हद तक जो है वो बन चुकी होगी। तो अब अगर हम आ, आगे की बात करें तो अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा टू सम इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसी गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को इन्हांस कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हम इंसानों की वजह से हमारी जो आउटर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर इन जनरल उसके अंदर इमिट हो रही हैं। और यही वो गैसेस हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को इस हद तक इन्हांस कर चुकी हैं कि आज हमें क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा मसला दरपेश है उसको वो उसकी उन्होंने बुनियाद रखी है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस नेचुरली भी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, एक अच्छी परसेंटेज के अंदर, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अदर्स बट स्टिल देयर। और इसलिए उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्सेज क्या हैं, किन सोर्सेज के तहत? अब ये सोर्सेज में बात कर रहा हूँ आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी कौन सी हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करती हैं इन दी एटमोसफेयर। तो उसके अंदर सर फहरस्त आपकी आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स और उनकी बर्निंग। अब फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है वो हर तरह की और हर इंडस्ट्री की, इट मे बी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, उसका फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ एनी सॉर्ट, एनर्जी जनरेशन, ठीक है, आपकी या तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल बर्निंग के अंदर ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसके तहत आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स में आपके ऑयल, गैस, कोल, ये मेजर आपके हाइड्रोकार्बन्स इनको कहते हैं, या फॉसिल फ्यूल्स आप कह दें आसान लफ्ज़ों में। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तो ये होगी बात। इसके अलावा आपकी बायोलॉजिकल मटेरियल जब वो डीकम्पोज होती हैं तब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका बायस बनते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी ज़्यादा कॉमन रिलीज़ की गई गैस जो है वो बन जाती है। ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल क्यों है? इट इज़ हार्मफुल बिकॉज ऑफ दी अमाउंट इन विच इट इज़ बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। आप आगे मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर आई बी शोइंग यू द द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिशंस, ठीक है, कि कौन कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, कौन कौन सी गैस जो है वो कम रिलीज़ हो रही है, उसके बारे में आपको अभी आगे मैं चार्ट दिखाता हूँ। तो आप उसमें भी देखेंगे कि तकरीबन 70% से ज़्यादा जो रिलीज़ की जाने वाली गैस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी डेंजरस, ठीक है। अदरवाइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मैं आपको जनरली बात बताऊँ तो कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू अदर गैसेज जैसे मीथेन, N2O, एंड फॉर दैट मैटर फ्लोरिनेटेड गैसेज एज वेल, उनके कंपैरिजन में एक एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये बड़ी कम हार्मफुल है। उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ जस्ट an analysis of how harmful a gas can be when it comes to global warming या climate change, बड़े आसान अल्फाज में। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे किया जाए एटमोसफेयर में से? तो उसका आसान जो नेचुरल तरीका है वो आ जाता है आपके सेक्वेस्ट्रेशन का। सेक्वेस्ट्रेशन, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि दरख्त आपके नेचुरल सिंक्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते आए हैं हमेशा से, और अगर आप अभी भी लगाएंगे तो वो यही काम करेंगे। इसी मंतक के तहत अगर आप लोगों को अभी पता हो, बॉर्न चैलेंज है, एक इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट, और ये चैलेंज था कि एक सर्टेन अमाउंट या एक सर्टेन क्वांटिटी के दरख्त आप लोगों ने लगाने थे, जो जो भी मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना ना कि पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट जिसका टाइम फ्रेम 10 साल का था वो पहले ही अचीव कर ली। तो वो कौन सी अचीवमेंट है? वो ये बॉर्न चैलेंज है जिसके अंदर हम लोगों ने बिलियन ट्री सुनामी के तहत जो है अचीव किया है। तो ये तो खैर मैं थोड़ा सा डेविएट कर गया टॉपिक से, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो ओवरऑल देखा जाए वो जो मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा था, 30% इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। 30%, तकरीबन वही 1/3 जो मैं आपको बता रहा था
33 बनता है, लेकिन वही तकरीबन 30% इंक्रीज आपका बन गया 298 से 398 ppm तक अगर आप हिसाब लगा लें, ठीक है. सो इट्स ऑलमोस्ट 33% इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी हार्मफुल. दूसरी गैस आ जाती है मीथेन. मीथेन इज 24 to 26 times more harmful than carbon dioxide when it comes to global warming. इसीलिए हम इसके कहते हैं इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 24 या 26 है. कार्बन डाइऑक्साइड का GWP होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1. वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द रेफरेंस. इसको रेफरेंस रखते हुए मीथेन का 24 या 26 बनता है, विच असेंशली मीन्स कि ये CO2 से 24 से 26 गुना ज़्यादा हार्मफुल है. अच्छा, मीथेन इज इमिटेड कब इमिट की जाती है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल. प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसकी हो रहा है. प्लस मीथेन का जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, मीथेन का मसला आ जाता है लाइफ स्टॉक का. लाइफ स्टॉक जो है अपने कार्बन से और बाकी चीज़ों से जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है. प्लस द डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, असेंशली डिके की वजह से मीथेन है जो कि रिलीज़ होती है आपकी हवा में. तो मीथेन की ऑल दो क्वान्टिटी एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बट चूँकि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. ठीक है जी. इसी तरह आ जाते हैं N2O के ऊपर बात करें. N2O कब इमिट होता है? N2O भी nitrous oxide, it is emitted during agricultural and industrial activities, combustion of fossil fuels, solid waste. और ख़ुसूसन ये इमिट होना शुरू हुआ है आफ्टर एग्रीकल्चरल या ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने पिछले टाइम पे पढ़ी 1930s की जो आई थी नॉर्मन बोरलॉग वाली. उसमें जब फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो भी हवा में जो है N2O को रिलीज़ करता है. एंड N2O एट द एंड ऑफ द डे इज़ ए ग्रीन हाउस गैस. सो N2O का वहाँ से हमें पता चल जाता है. फिर अगर बात की जाए फ्लोरिनेटेड गैसेस. फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन सी होती हैं? जो हम सुनते नहीं हैं, एरोसोल्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है. जिस भी कंपाउंड होता है एक एलिमेंटल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. ठीक है. अब ये थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म हो जाती है, जो साइंटिफिक लोग नहीं हैं उनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. बेसिकली क्या, फ्लोरीन जो कि एक एलिमेंट है, जिस तरह आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. फ्लोरीन से रिलेटेड कुछ जो कंपाउंड्स हैं ना, जो गैसेज हैं जिनके अंदर फ्लोरीन आ जाता है, वो वाली गैसेज जो है ना वो भी बड़ी हार्मफुल हैं. वो इस हद तक हार्मफुल हैं कि इनमें से कुछ के जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इट इज़ अराउंड 6000 to 7000. यानी ये इनमें से कुछ ऐसी गैसेज हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड से 6000 से 7000 ज़्यादा गुना हार्मफुल गैसेज हैं. ठीक है. फिर वही बात, इनकी मकदार हवा में कम होगी, लेकिन इनकी मकदार इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक नहीं बनता. मेट्रिक क्या बनता है? मेट्रिक बनता है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और वो बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैंने आपको बताया. इस वजह से इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. ठीक है. यही वो गैसेज हैं जिन्होंने फिर जाके ओजोन डिप्लीशन भी की. तो ये बड़ी हार्मफुल हैं और ये बड़ा इनका कॉमन यूज़ है. कहाँ कहाँ यूज़ है? एयर कंडीशनर्स में, गाड़ियों में, आपके एरोसोल्स में, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है. आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा घरों में आप लोगों के एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, फ्रिजेज़ हैं, फ्रीज़र्स हैं. कभी कभी अगर वो ख़राब हो जाए और आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हो तो वो आके कहता है कि सर या बाजी ये इसकी गैस ख़त्म हो गई है. तो वो कौन सी गैस होती है? क्या वो CNG होती है? पेट्रोल तो खैर गैस नहीं है, लेकिन लिक्विफाइड को नेचुरल गैस होती है? नहीं. वो ये इन गैसेस की बात कर रहा होता है कि इसके जो गैस है ना, इसके अंदर जो ये कूलेंट है वो ख़त्म हो गया. सो ये गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफ्रिजरेशन एंड हाउ इट बेसिकली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टर्म आ जाती है उसमें. लेकिन इन गैसेस का जहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहीं पे इनका नुकसान भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है. फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड देन आजकल इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये कुछ गैसेस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. वाटर वेपर इज़ नॉट रियली अ गैस. तो वाटर वेपर को हम ठीक है, आई नो गैसेस फॉर्म हुआ है, लेकिन नेचुरली वो पानी जो है वो एक लिक्विडफाइड फॉर्म है. लेकिन हवा में जो वाटर वेपर है जो कि नेचुरली मौजूद है, वो भी आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के एम्बिट के अंदर हम उसको लेके आ सकते हैं. उसके भी हमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है.
फिर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिमेंटल पिक्चर्स दी, आपकी कह सकते हैं केमिकल पिक्चर्स दिए, केमिकल कॉम्पोजिशन दिखाने की आप लोग कोशिश की है। N2O जैसा ये कह रहा है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इनका एक कोवलेंट बॉन्ड बना विद ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक आप कह लें एलिमेंट, एंड एक एटम कार्बन का और 2 एटम्स आपके आगे ऑक्सीजन के, ठीक है। इन द सेम मैनर CH4 देन अगेन कोवलेंट बॉन्ड, इसकी भी आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी आप लोग बेशक अभी पिक्चर ले लीजिए स्क्रीन से, या जो भी आप लोग करना चाहें आप करें, लेकिन इनको आप अगर आप साइंटिफिक नहीं भी हैं तो बस आपको ये बनानी आनी चाहिए। क्योंकि पेपर के अंदर मैंने आपको ये बात, अगर आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का बारे में आपके बारे में सवाल आ गया और आता होता है, तो आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तभी जाके आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे शो भी कराई है। एक सेक, अगर इसको मैं इरेज कर दूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। अब अगर आप ये स्क्रीन पे फोकस करें तो ये आपके, मैंने आपको बताया जैसे ये आपकी कैरेक्टराइजेशन है ऑफ द गैसेस आर बीइंग इमिटेड। अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो 65% अकाउंट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, वो 11% काउंट करता है। सो ओवरऑल देखिए 65 + 11 76% आपकी जो इमिशंस हो रही हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक को ज़हन में रखिएगा, दैट आर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन कर रही है। 16% आपका मीथेन है, N2O आपका 6% एंड F गैसेज यानी फ्लोरिनेटेड गैसेज 2%, ठीक है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। उम्मीद है आप लोग को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। इट्स वेरी एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें थी सारी की सारी अभी तक इस वीडियो में जो की गई हैं। तो इनको समझिए, इनको एब्जॉर्ब करें, याद कीजिए, और इसी के साथ आप लोगों से इस वीडियो की हद तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपकी समाअतों का शुक्रिया, और अगली वीडियो में मुलाकात होती है जिसके अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया।